myself Vishal Shankar Srivastava, and I am going to discuss about the tool wear and tool life, surface finishing, and how to measure surface roughness and machinability topic. That is a part of the unit 2 of manufacturing process. That code is AKME 403. So, today we cover the topic starting from the tool nomenclature, tool wear and types, tool life, surface finishing, and measurement of surface finishing, and the machinability. Okay. Now I am going to start. So first you see here is a single point cutting tool geometry. Basically geometry means what is the shape of the single point cutting tool. वो किसी भी शेप का हो सकता है जैसे कि आपकी मशीनिंग की रिक्वायरमेंट हो. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में टर्निंग का अलग टूल होगा, थ्रेड कटिंग का टूल अलग होगा, पार्टिंग का अलग होगा. तो जिस ऑपरेशंस के लिए आप टूल चूज़ कर रहे हो वो टूल अलग होगा. अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो होता है वो सारे ये पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको. जो सारे एंगल्स हैं इन्हीं के बिहाफ पे हम बता सकते हैं, क्योंकि हर मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टाइप्स के टूल होना चाहिए. उसकी कटिंग एज अलग होगी, उसका नोज रेडियस अलग होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होगा. तो जो हमारी ज्योमेट्री ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है बेसिकली वो इन्हीं फॉर्म्स में होता है. तो आपको पता है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हमारा क्या है, रेक सरफेस है. ये हमारा क्या है, फ्लैंक था. ये भी हमारा क्या था, यहाँ से ये फ्लैंक था. जो फ्रंट से अगर आप देखोगे और ये साइड से देखोगे, ये साइड भी होगा, ये फ्रंट भी होगा, तो ये फ्लैंक है. तो एक मेजर फ्लैंक था, वो माइनर फ्लैंक था. ये कटिंग एजेस हैं और ये नोज रेडियस वाला ये एरिया था. तो जो एंगल जो हमारा रेक सरफेस के अलॉन्ग बन रहा है वो हमारा साइड रैक एंगल है, वो बैक रैक एंगल है. तो दो एंगल यहाँ पे हो गया हमारा, साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल. और ऐसे ही जब इधर से हम देख रहे हैं, इधर से फ्लैंक सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फ्लैंक सरफेस के जो हम वहाँ से लेंगे कुछ एंगल्स, तो ये हमारा मिलेगा, हमारा ये एंगल साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज, ये दो एंगल यहाँ से मिल गया, यानी 3 और 4. और रिलीफ सरफेस जो हो गया हमारा, ये 5th हो गया, और एक ये हो गया एंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल. ये 6 एंगल हमें मिल रहे हैं. कितने एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, 6 एंगल्स हैं. तो ये टूल ज्योमेट्री के 6 एंगल हैं कि जो डिसाइड कर रहे हैं. और 7वां जो है वो है नोज रेडियस. नोज रेडियस ये सारे जो है टूल ज्योमेट्री, किसी भी टूल की ज्योमेट्री के लिए ये डिसाइड करते हैं. जैसे कि अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हो या फिर आप अपने लिए आप ड्रेस खरीदने जाते हो, तो आप देखते होगे कि आपकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस मिलती है कि आपको शर्ट कितने नंबर की आ रही है, जीन्स कितने नंबर की, एक साइज़ के हिसाब से डिसाइड होता है, लेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है. एज इट इज जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी ज्योमेट्री भी डिसाइड होती है. सेम टूल की ज्योमेट्री हम दूसरे ऑपरेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तो माइट भी वहाँ पे रबिंग सरफेस हो जाए, हमारा रिलीफ सरफेस ऐसा हो कि रब करते हुए निकल जाए, या टूल की वेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है. तो सारे जो अगर टूल ए यूज़ हो रहा है, टूल ए फॉर एग्जांपल ए यूज़ हो रहा है ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, और बी यूज हो रहा है बोरिंग के लिए, तो बी और ए बी के दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी. अगर हम बात कर दें लेथ मशीन पे, तो अगर टर्निंग के लिए अगर हम बात करेंगे, पार्टिंग के लिए बात करेंगे, या चैम्फरिंग के लिए बात करेंगे, या थ्रेड कटिंग के लिए बात करेंगे, तो ये सभी टूल्स के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं और सबकी ज्योमेट्री अलग होगी, सबकी स्पेसिफिकेशन जो होगी अलग अलग होगी. अब ये ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होगा, किस ऑर्डर में होगा, ये हम नेक्स्ट पीपीटी में भी डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज अ टूल सिग्नेचर टॉपिक. एवरी पर्सन हैज़ देयर यूनिक सिग्नेचर. सबका अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है. अगर आप मेल करते हो तो मेल में भी आपका एक सिग्नेचर होता है, वो बताता है कि ये आपकी ये आइडेंटिटी, उसमें कुछ आपकी स्पेशलिटी छुपी होती है, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है. सिग्नेचर्स भी आपके होते हैं, सबके अपने सिग्नेचर्स होते हैं. तो टूल सिग्नेचर्स, एक सिंगल टूल का अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है. वो नॉमेनक्लेचर हो जाता है, दिस इज अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द टूल ज्योमेट्री. सिंपल भाषा में बताएं तो दिस इज अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द टूल नॉमेनक्लेचर. जो पीछे आपने 6 एंगल्स आपने पढ़े हैं, ये 6 एंगल्स और एक 7वां नोज रेडियस,
तो वो टूल सिग्नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि 6 एंगल प्लस 1 नोज रेडियस। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो टूल सिग्नेचर में है 7 एलिमेंट्स होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 7। इवन केसेस कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि इन टूल सिग्नेचर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो सिर्फ एंगल की बात कर दिया तो 6 आपका आंसर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टूल सिग्नेचर है, टूल सिग्नेचर एज अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द टूल ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दो सिस्टम से, दो एसोसिएशंस हैं, एक ये ऐसे है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन और एक ORS है ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। इन दोनों ने टूल सिग्नेचर्स के जो तरीके बताए हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग बताएं। ज्योमेट्री उसी तरीके से, वर्कपीस वही है, टूल वही है, लेकिन उन्होंने चेंज किए हैं, अपने अपने डिसाइड करने का तरीका है। ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है हमेशा, आप जैसा कि नेम इसका है ऑर्थोगोनल, तो ये 90 डिग्री वाले प्लेन पे ही हमेशा बात करता है। जैसे कि हमारा कटिंग एज है किसी का, तो ये जो सरफेस से अगर अलॉन्ग बात करेंगे तो ऑर्थोगोनल सिस्टम हो गया। और अगर हम यहीं पे कुछ अदर देन 90 डिग्री पे बात कर दिया, अगर इस तरीके से हमने रेफरेंस प्लेन ले लिया एक्स और वाई, तो ये हमारा ये ऐसे सिस्टम होता है, और ये हमारा एक्स और वाई है, तो ये हमारा ORS सिस्टम होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस प्लेन के पैरेलल है एक्स, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ये आ रही है। तो दो जो हम 2D की जो बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पैरेलल से रिलेटेड हमारी बातें नहीं हो रही हैं, परपेंडिकुलर कुछ नहीं हो रहा हमारा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस को हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, NSI भी कहते हैं। और ASI के टर्म्स में जो हमने 6 एंगल वहाँ पे देखा था, आप देख रहे होगे, ये साइड रेक्टेंगल, बैक रेक्टेंगल, इन कटिंग एज, साइड कटिंग एज, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल और नोज रेडियस, उनका एक सीक्वेंस में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे। बैक रेक्टेंगल, साइड रेक्टेंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज और नोज रेडियस, मतलब 6 एंगल देखो आप, बैक रेक्टेंगल, साइड रेक्टेंगल, रेक एंगल्स के सीक्वेंस है, फिर रिलीफ के हैं, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ, फिर कटिंग एज है, इन कटिंग एज और साइड कटिंग एज और नोज रेडियस। इनका अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है। अल्फा बी इसको दे रखा होगा, रेक एंगल है ये, तो अल्फा एस है, ठीक है, रिलीफ है ये, तो गामा ई, गामा एस, और इंड कटिंग एज है तो कहीं पे इसको CE दे रखा है, कहीं पे इसको CS दे रखा है, और नोज रेडियस को इसने N या कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर इसने ऐसे दे रखा है अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस और CE, CS और R, ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है तो क्या है ये भाई, ये ऑब्वियस सी बात है, एंगल है तो एंगल का कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट कि इसने दे दिया अल्फा बी को दे दिया, इसने आपको दिखा दिया कि अल्फा बी दे दिया आपको 12 डिग्री, अल्फा एस दे दिया 8 डिग्री, वाई दे दिया 7 डिग्री, 3 डिग्री, सी दे दिया 12, 10 और ये दे दिया 5 mm या 5 mm। तो अगर इसने सीक्वेंस ऐसे लिख दिया कि 12, 8 in terms of degree, 7, 3, 12, 10 डिग्री एंड 5, तो ये आपका ये एंगल इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। कैसे? बैक रेक्टेंगल, साइड रेक्टेंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज एंड लास्ट नोज रेडियस। तो ये एक टूल नोमेनक्लेचर का जो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे जो होता है हम ऐसे को ही फॉलो करते हैं, ऐसे पे ही हमारी बातें होती है, न्यूमेरिकल भी जो चलती है। ORS के लिए भी हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, इंक्लाइनेशन एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है, ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, ऑक्सिलरी कटिंग एज एंगल, प्राइमरी कटिंग एज एंगल और लास्ट नोज रेडियस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये नोज रेडियस वाला पार्ट्स है। तो जो टूल सिग्नेचर है हमारा, टूल सिग्नेचर हमने आपको बता दिया कि दो तरीके से हम बात कर रहे हैं, ASS सिस्टम और ORS सिस्टम। ASS सिस्टम्स को ये है हमारा, और इसी तरीके से आपको फॉलो करते हैं। न्यूमेरिकल अगर आपको कहीं पूछेगा या कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से दे दिया रहेगा और पूछ लेगा कि नोज रेडियस की वैल्यू क्या है, तो लास्ट की जो वैल्यू होगी वो नोज रेडियस की होगी और mm में होती है, ठीक है।
अब आते हैं टूल वियर पे बात करते हैं। तो जब टूल वियर्स का मतलब ये हुआ कि टूल का डिफॉर्मेशन होना, टूल में कुछ ना कुछ वियरिंग होना। कोई भी टूल्स होता है उसकी अपनी एक सर्टेन लाइफ होती है, जितने दिन तक वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है एज पर माई कंडीशंस, एज पर आवर कंडीशंस, दैट इज अ टूल लाइफ। फॉर एग्जांपल कि कोई टूल है हमारे पास से, यू कैन से टूल T1 है, T1 डेली 8 घंटा काम करता है और 40 डेज तक वो काम कर रहा है। काम इन द सेंस कि हमें फिनिश्ड वर्क पीस दे रहा है, सरफेस फिनिशिंग उसकी अच्छी है, तो उसकी टूल लाइफ अगर हम बात कर देंगे तो 40 × 8 322 आवर्स होगा, क्योंकि एक आवर्स का भी एक 24 आवर्स टूल कोई काम नहीं करेगा, शिफ्ट वाइज या जो भी वाइज होगा वो चेंज होगा, तो वो एक थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होता है। या कंटिन्यूस भी आप यूज़ करोगे तो उस टूल की लाइफ जो होगी 320 आवर्स होगी। तो मोस्टली इसको आवर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर अनदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं रीशार्पनिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू रीशार्पनिंग कटिंग एज ऑफ द टूल। जैसे कि अभी हमारा ये कटिंग टूल है, इसकी कटिंग एज होगी से, इसकी कटिंग एज आज हमने नई नई कटिंग एज बनाई और मशीनिंग स्टार्ट कर दिया। 20 दिन बाद, 20 दिन में हमने 12 घंटे डेली काम लिया, तो 20 दिन डेली 12 घंटे काम लेने के बाद फिर से इसकी कटिंग एजेस ब्लेंडेड हो गई, खराब हो गई, तो हमने दोबारा कटिंग एज बनाई। जब दोबारा कटिंग एज बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, इसका नया कटिंग एज हो गया, तो नया कटिंग एज हुआ, इसका नया टूल हो गया। तो वो क्या हुआ कि जो 12 दिन तक 12 घंटे और जो हमने 20 दिन तक काम किया वो हमारा जो है कहलाता है, वो उसकी टूल लाइफ कहलाता है। तो इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि जब तक इसे हमें दोबारा शॉर्पनिंग ना करना पड़े, वो जितने दिनों की बात करना पड़ता है, वही उसका टूल लाइफ कहलाता है। टूल लाइफ जो अफेक्ट होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स से होती है, डिस्कस होती है, जैसे कि आपका कटिंग स्पीड कितना दे रहे हो, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, ये 3 पैरामीटर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मैटर करते हैं। उसके बाद आप मशीनिंग कैसा कर रहे हो उसके हिसाब पे भी डिपेंड करता है। आपका मटेरियल कैसा है, वर्कपीस का मटेरियल कैसा है, तो टूल वियर्स वैसे ही होते हैं। जैसे मान लो कि केमिकली एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, वो ऐसा मटेरियल है कि केमिकली एक्टिवेट हो जा रहा है, वो तुरंत जो टूल से रिएक्शन कर दे रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन टाइप्स के रिएक्शंस टेक कर लेगा और ऑक्सीडेशन वेयरिंग हो सकती है। ठीक है, डक्टाइल है बहुत ज़्यादा, तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ एडिशन और एब्रेशन स्टार्ट कर देगा वो। तो टूल वियर जो होता है, वो टूल वियर जो होता है ग्रेजुअली वियर होता है, अचानक एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में होता है। इनिशियली स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे एवरेट होगा, लास्ट में फाइनली में वियर कर जाता है। तो 3 स्टेप्स में होता ही है और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, टूल वियर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, क्रेटर, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर, नोज वियर एंड चिपिंग। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर, नोज वियर और चिपिंग। ये 4 टाइप से वियरिंग हो सकती है, 4 टाइप से वियरिंग हो सकती है। और ये 4 टाइप से वियरिंग का मतलब ये चारों पोजीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फ्लैंक वियर, फ्लैंक वियर जो हमेशा होता है रिलीफ सरफेस पे होगा। रिलीफ सरफेस किसके? टूल के। जैसे ये हमारा टूल है, तो टूल का रिलीफ सरफेस क्या है? यही है ना, रिलीफ सरफेस। तो रिलीफ सरफेस पे अगर हो रहा है कोई भी वियरिंग, दैट इज फ्लैंक वियर। अब ये कैसे हो सकता है भाई? जाहिर सी बात है कि जब हमने बताया था कंटिन्यूअस चिप अगर मिलेगा, तो कंटिन्यूअस चिप के केस में क्या होगा, यहाँ पे बंचिंग होगी, बंचिंग यहाँ से इकट्ठा होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। कंटिन्यूअस विद बिल्डअप एज होगा, वो भी वहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है, स्पीड ज़्यादा या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता, या ये एंगल हमारा टेंस टू 0 हो, 0, या एंगल बहुत मिनिमाइज होगा तो भी हो सकता है। तो फ्लैंक वियर टेक प्लेस with by the any mechanism like adhesion, abrasions on the relief surface of the tool। किस पे? टूल पे होगा। वर्कपीस के वियरिंग का हमें कोई मतलब ही नहीं, वर्कपीस को तो हमें बनाना ही बनाना है, तो इसलिए टूल की वियर की हमेशा बात होती है। और टूल हमारा बहुत कीमती होता है। एक बार आपने टूल को रिग्राइंडिंग के लिए या बीच में प्रोडक्शन रोकोगे तो हमारा बहुत सारा इकोनॉमिकली लॉस है, इसीलिए हम टूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्रेटर वियर की बात करेंगे तो क्रेटर वियर जो होता है रेक सरफेस पे होता है, रेक सरफेस पे बात होती है। ठीक है, अब रेक सरफेस पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई? रेक सरफेस पे तो जाहिर सी बात है चिप्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। चिप्स एडेशन भी कर सकता है, चिप्स एब्रेशन भी कर सकता है। एडेशन का मतलब वो यहाँ पे चिपक भी सकता है, जो कंटिन्यूअस विद बिल्डअप हो रहा है तो भी वेयरिंग हुआ। भाई हमारा जो शेप है, इस टूल का शेप है, इस पर अगर हमने एडिशन कोई मटेरियल कर दिया तो हमारे काम का रहेगा? नहीं रहेगा। इसका शेप चेंज हो गया तो वो सरफेस फिनिशिंग खराब कर देगा मेरा। या इससे यहाँ से कोई मटेरियल, इसके शेप से हमारे कोई मटेरियल रिमूव करा दिया तो भी वो हमारा सरफेस खराब कर देगा, वो फिनिशिंग नहीं देगा। तो क्रेटर वियर टेक प्लेस अलोंग द रेक सरफेस ऑफ द टूल। किसके? रेक सरफेस। ठीक है, और ये
टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से एडिशन या एब्रेशन दोनों में से किसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो क्रेटर ईयर ये हुआ। अब आता है नोज वियर। नोज वियर जो होता है, जो टूल का नोज होता है, नोज के अलॉन्ग होता है, टिप्स के अलॉन्ग होता है। और टिप्स के अलॉन्ग का मतलब वो ये कि अगर ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करोगे आप, ज़्यादा कटिंग फोर्स लगेगा तो उस पर प्रेशर, टिप्स पे प्रेशर पड़ता है और टिप्स पे प्रेशर पड़ेगा तो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो वहाँ वियरिंग हो जाती है। तो नोज वियर्स अफेक्ट द चिप फॉर्मेशन एंड कॉजेज रबिंग द टूल ओवर द वर्क पीस। रबिंग द टूल ओवर द पीस यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि टूल शॉर्पनेस ये होती है, लेकिन जब ऐसे बना दोगे तो ये इतना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, ये हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो रबिंग स्टार्ट हो जाएगी, किससे? वर्कपीस से। वर्कपीस का मतलब मशीनड सरफेस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए ड्रॉबैक है। तो नोज वियर। चिपिंग जो होती है, चिपिंग फॉर्म ऑफ छोटे छोटे चिप्स में, जैसे कि अगर कोई मैकेनिकल या थर्मल फटीग वहाँ पे स्टार्ट हो गया, मैकेनिकल इम्पैक्ट लोड हुआ, आपने मशीन को अचानक से बंद कर दिया, तो चिप्स में देखोगे लेयर बाय लेयर वहाँ से ऊपर की लेयर छोड़ती जाएगी। कहाँ से? टूल से। तो वो जो होगी टूल के जो चिपिंग फॉर्मेशन, उसमें से डिफॉर्मेशन होगा टूल्स के सरफेस से, तो वो कहती है चिपिंग। वो मैकेनिकल शॉक यानी इम्पैक्ट लोड या थर्मल फटीग या जो है सडन जो टेम्परेचर में वेरिएशंस होता है कूलिंग और हॉट की वजह से, वो ये रीजंस होता है चिपिंग के लिए। अब ये चारों जो टाइप्स ऑफ वियर हैं वो इनमें से किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू हो सकते हैं। कोई भी एक इसमें मैकेनिज्म होगा जो किसी भी एक सकता है। एब्रेशन हो सकता है, एडिशन होता है, डिफ्यूजन या ऑक्सीडेशन। ये चारों, उन चारों के लिए कोई सा भी, जैसे कि अगर हम बात कर लें क्रेटर वियर या फ्लैंक वियर, तो क्रेटर वियर के लिए एब्रेशंस और एडिशंस दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि एब्रेशंस का मतलब हुआ कि वहाँ से पार्टिकल्स को रिमूव कराना, हमारे इस कटिंग वर्कपीस के सरफेस से पार्टिकल्स को रिमूव करा के ले जाना, तो यानी यहाँ पे हमें वो वाइट्स क्रिएट करेगा, वाइट्स क्रिएट करेगा तो कटिंग एज खराब हो जाएगी। तो ये एब्रेशंस टाइप ऑफ वियर हो गया, ठीक है। इट इज नोन एज अ एब्रेशन वियर। दिस इज अ मैकेनिकल वियरिंग एक्शन कॉज्ड बाय हार्ड पार्टिकल्स। हार्ड पार्टिकल्स मीन्स की चिप्स इन द वर्क्स मटेरियल गॉजिंग एंड रिमूविंग, इकट्ठा होगा वहाँ से जलता जाएगा, ठीक है। द एब्रेशन अक्सर अकर्स इन द बोथ फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर्स। यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये दिस इज अ वे ऑफ वियर विच विल बी टेक प्लेस इन फ्लैंक वियर एंड क्रेटर वियर। अगर रिलीफ पे भी हो सकता है, रेक पे भी हो सकता है। तो कौन सा एब्रेशन से, ठीक है। एडिशंस का मतलब होता है एडिशनली ऐड होना, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या चिप्स का पार्टिकल मटेरियल टूल के सरफेस पे ऐड हो गया, ठीक है, फोर्सफुली ऐड हो रहा है, वहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो एडिशंस हो गया। अब एडिशंस होगा तो उसके सरफेस को चेंज कर दिया, उसके सरफेस को शेप को चेंज कर दिया। आप कोई भी सपोज करो कि यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ एडिशनली ऐड करते गए, लेयरिंग करते गए, लेयरिंग डिपोजिशन होता गया, तो इसका डायमीटर चेंज होगा। जब डायमीटर चेंज होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका कुछ ना कुछ शेप चेंज होगा। हमारे रिक्वायरमेंट की है ही नहीं, कैप इसमें फिट बैठेगा ही नहीं, इसका जो कैप होगा ऊपर से। तो क्या हुआ, ये खराब हो गया, वियरिंग होगी, ये ओपन रहेगा, ये खराब हो जाएगा, ये पेन हमारा खराब हो जाएगा। तो ऐसे टूल के केस में होगा कि जो कटिंग एज होगा उस पर जब डिपोजिशन होता जाएगा, एक सरफेस पे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता जाएगा, तो वो डिपोजिशन की वजह से कटिंग एज खराब होती जाएगी, और कटिंग एज खराब होगी तो सरफेस हमें पुअर मिलेगा। डिफ्यूजन जो होता है, थर्ड डिफ्यूजन जो मैकेनिज्म है, तरीका है, वो डिफ्यूज करता है, ठीक है। ये हाँ, एक जो मटेरियल होगा चिप होगा, दूसरा वर्क ये टूल का सरफेस होगा, ये एक दूसरे से डिफ्यूज करते हुए बाई जो डिफ्यूजन एक दूसरे से चिपक के मटेरियल्स को लेके चले जाएंगे, तो ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूज ऑफ हार्ड मेटल इनटू सॉफ्ट मेटल ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। टूल टिप पे जो टूल का टिप होगा लास्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वो सॉफ्ट टूल का जो टिप होगा वो सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। चिप्स जो होगा उसके कंपेयर में हार्डनेस ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, वहाँ से रिमूव करता जाएगा, चीज़ों को सॉफ्ट करते हुए वहाँ से हटाता चला जाता है, तो यह डिफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीडेशन और कोरोजन की अगर हम बात करें तो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, कि जब वहाँ पे जब चिप्स वहाँ से पास करता है तो केमिकली एफिनिटी रिएक्शंस की वजह से, केमिकल अगर वहाँ पे रिएक्शंस अगर कोई भी चीज़ है, केमिकल पैरामीटर्स जो है वहाँ पे अप्लाई हो जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई मटेरियल्स है और वो जब हम मशीनिंग कर रहे हैं और कटिंग फ्लूइड्स के कॉन्टेक्स्ट में आने के बाद उसकी केमिकल एफिनिटी बढ़ जा रही है, तो वो तुरंत रिएक्शन करने लग जा रहा है, कोरोजन स्टार्ट हो जा रहा है, तो कोरोजन की वजह भी टाइप्स हमारा वियर हो जा रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन को हम कोरोजन भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द टूल सरफेस एंड सराउंडिंग ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर्स। टेम्परेचर बढ़ रहा तो उसकी केमिकल एफिनिटी बढ़ती जा रही है, तो वो कहलाता है
कि ऑक्सीडेशन या कोरोजन वियर्स। ठीक है, हम बात करते हैं टूल लाइफ पे। तो टूल लाइफ जैसा कि टूल वियर पर डिस्कस किए, तो टूल वियर का मतलब ये हो कि टूल की लाइफ है और उन 4 जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से 4 टाइप के वियर्स हो रहे हैं, वो हमारे वो रिस्पॉन्सिबल है टूल वियर्स को कम करने के लिए, टूल वियर्स को बढ़ाने के लिए और टूल लाइफ को घटाने के लिए। तो टूल लाइफ जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर दिया था, आपसे बता दिया था कि रिग्राइंडिंग टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन ऑफ द कटिंग इज रिग्राइंडिंग, या कोई एक वर्कपीस कितनी देर तक काम कर रहा है, कितना टूल काम कितने दिनों तक काम कर रहा है, वो उसका टूल लाइफ होता है और उसको हम आवर्स में डिनोट करते हैं। टूल लाइफ जो होता है वर्कपीस के मटेरियल, टूल का मटेरियल, टूल की ज्योमेट्री शेप, जो हमने टूल सिग्नेचर में एंगल डिस्कस किया था उस पर डिपेंड करता है, किस टाइप का ऑपरेशन आप बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड रेट, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स लाइफ के फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है। अब टूल लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। ठीक, तो टूल लाइफ के केस में FW टेलर्स ने 1900 में एक क्वेश्चन दिया था जिसे V⁴n इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताया था उन्होंने, एक टेलर्स उन्होंने दिया था इक्वेशन। ये इस इक्वेशन की हेल्प से हम टूल की लाइफ को फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट हमें गिवन होता है, एन हमें गिवन होता है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होता है, और वी जो है कटिंग स्पीड है हमारा। तो टी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशंस। V⁴n इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर V इज द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। ठीक है, टूल लाइफ मिनट में है, आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो सबको आवर में लेके चलो। F इज द फीड रेट। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V1 T1 टू द पावर N1 इज इक्वल टू V2 T2 टू द पावर N2। N इज अ मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अगर सिमिलर मटेरियल है तो N1 इज इक्वल टू N2 हो सकता है अगर सेम मटेरियल्स की मशीनिंग कर रहे हो आप। तो V1 जो है कटिंग स्पीड है पहले केसेस में, और T1 पहले केसेस की टूल लाइफ है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट करके आप T1 T2 में से कोई भी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कि दे दिया उसने कि जब कटिंग स्पीड 300 है तो टूल लाइफ इसकी 120 आवर्स है। तो जब कटिंग स्पीड अगर हम 300 की जगह 500 करेंगे तो टूल स्पीड क्या होगी? तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हो कि V⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई है। अगर एक पैरामीटर्स बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा क्योंकि यहाँ टोटल कांस्टेंट है। तो अगर आप कटिंग स्पीड को बढ़ाओगे तो टूल लाइफ डिक्रीज करेगी हमेशा। तो टूल लाइफ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ऑप्टिमाइज कटिंग स्पीड हमेशा रखना होगा ड्यूरिंग द मशीनिंग, यानी मिनिमम रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। दूसरा फार्मूला जो है ये फीड के टर्म में है, फीड के टर्म्स में, और डेप्थ ऑफ कट के VT टू द पावर N1 N2 एंड D टू द पावर N1 यहाँ पे VT टू द पावर N Fn1 DN2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V2 T2 N2 F'(N2) D'(N2) कर लो, या F जो है फीड रेट और D डेप्थ ऑफ कट है। इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया जाता है फीड रेट के टर्म्स में। तो टेलर्स टूल लाइफ का एक्सपेंशन फॉर्म है ये फीड के और डेप्थ ऑफ कट के फॉर्म्स में। अब हम बात करते हैं सरफेस फिनिशिंग एंड इंटीग्रिटी पे बात करते हैं कि सरफेस फिनिशिंग जब टूल वियर होगा तो जाहिर सी बात है कि सरफेस रफ मिलना स्टार्ट होगा। तो सरफेस रफनेस किस टर्म्स में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको देखते हैं हम, और कितने टाइप से मिल रहा है, और उसको फिर मेजर करते हैं। तो सरफेस रफनेस जो होती है, कटिंग स्पीड जब ज़्यादा होगी तब भी मिलेगी, फीड रेट ज़्यादा होगी तब भी मिलेगी, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगी तब भी मिलेगी। हम पहले डिस्कस करते चले आए। ब्रिटल मटेरियल है तो भी सरफेस रफनेस मिलने के चांसेस है। तो ये सारे पैरामीटर्स को आप ऑप्टिमाइज करोगे। वाइब्रेशन इज ऑल्सो पैरामीटर्स जो कि मशीन्स की प्रॉपर्टी है। फोर्सफुली वाइब्रेशन भी होता है और नेचुरल वाइब्रेशन भी होता है। जो कि मशीन है, मशीन अगर रन कर रही है तो वाइब्रेशन होगा ही होगा, वो भी है। तो इसीलिए मशीन का वाइब्रेशन हमेशा मिनिमाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो सरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द सिंपल टर्म्स, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन इंटीरिटी। ये सरफेस की डिफिनीशन है कि कोई भी एक वर्क पीस है, इसका सरफेस ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। और आउटर मोस्ट लेयर पे इसके अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से जो सरफेस रफनेस होता है जो कि हमें नेक डाई से कभी कभी विजिबल नहीं होता है। तो जो इरेगुलरिटीज होती है अबाउट द मीन लाइन, ये कहलाती है सरफेस रफनेस। ये अप एंड डाउन मीन्स की वर्ड्स भी हो सकते हैं और अप डिपोजिशन सरफेस भी हो सकते हैं। लाइकली टू बी, ये हमारी अगर मेन लाइन है
तो ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप के भी हो सकता है, यानी ये मेन लाइन के ऊपर भी और नीचे भी वर्ड्स, ये वर्ड्स के फॉर्म में हो गए और ये डिपोजिट मटेरियल हो गए, तो ये सरफेस रफनेस होते हैं, जिसे टेक्सचर कहते हैं हम, ठीक है। अब ये जो है, जो सरफेस रफनेस हैं वो कई फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। ये वर्क पीस है हमारे पास, तो वर्क पीस के अलोंग द लेंथ अगर हम बात करेंगे, कुछ इस टाइप्स के लेंथ के अलोंग में अगर इस तरीके से रफनेस आ रही है लाइंस के, तो वो कहलाती है ले डायरेक्शन। जैसे ले चिप्स आपने देखा होगा ना, एक लेंथ के अलोंग होती है, लेंथ के अलोंग उसके इसमें ग्रुप्स बने रहते हैं, तो वो जो अगर उस टाइप की रफनेस है तो वो ले डायरेक्शन कहते हैं। क्रैक्स, यहाँ पे क्रैक्स का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स बन गए, तो ये भी है सरफेस रफनेस का, ठीक है। वेबिनेस, वेबिनेस का मतलब वेव फॉर्मेशन होगी, वेव्स किस पे, वर्कपीस के सरफेस पे, इस टाइप्स का। और वो वेव्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही और नीचे भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। तो वेव्स के फॉर्म में से अगर इरेगुलरिटीज है तो वेबनेस टाइप की सरफेस रफनेस होगी। तो लेज, ले, ठीक है, क्रैक्स, क्रेटर फ्ला, वेबनेस, दिस इज ऑल द फॉर्म ऑफ द सरफेस रफनेस, ये रफनेस की टाइप्स हैं, ठीक है। वेबनेस वही है कि मशीन सरफेस रफनेस, ठीक है, ये इस टाइप का हुआ। लेज जो होंगे अलोंग द लेंथ की बात होती है, इस तरीके से हो जाती है। सरफेस रफनेस जो होती है इस टाइप से, छोटे छोटे छोटे, तो दे ऑल आर टेक्सचर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस रफनेस, ठीक है। इनके मेजर करने के तीन तरीके हैं, बेसिकली तीन है, सरफेस रफनेस, सेंटर लाइन, सरफेस रफनेस एवरेज मेथड, सरफेस रफनेस हाइट मेथड से हाइट को हम कंसिडर करते हैं, और रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट में क्या है कि देखोगे आप, ये मेन लाइन है, मेन लाइन से जितना अप एंड डाउन एरियाज है, इसकी लेंथ एल है, वर्क पीस है कोई हमारा, हमने मेन लाइन से देख लिया, मेजर किया कि आर ए की वैल्यू, रफनेस एवरेज की वैल्यू क्या है, ठीक। ये एरिया A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, 6 है, तो इसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। हमेशा मेन लाइन के नीचे वाले पार्ट्स को किसी एक एरिया को निगेटिव लेंगे तो आप दूसरे एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो उस एरिया को हम ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस को, और टोटल डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो ये हमारा रफनेस मेजर करने का एक तरीका ये है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, इसे कहते हैं सेंटर लाइन एवरेज मेथड। इस लाइन के एवरेज अप एंड डाउन को हम ऐड करते हैं, फिर वो कर लेते हैं। आप इसको सिंपल ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, तो A1 माइनस A1 प्लस A2, ठीक है, माइनस A3 प्लस A4 करके और एंड सो ऑन करके डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मेथड्स है हाइट एवरेज मेथड्स, हाइट्स को मेजर करोगे मेन लाइन के अबाउट, ठीक है। अब आपको अगर पॉजिटिव लोगे तो लोअर को निगेटिव लोगे, और इस हाइट्स के टर्म्स में हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम हाइट को ले रहे हैं, वहाँ पे हम एरिया को ले रहे थे, तो इसको हम मेन लाइन के अबाउट प्लस और माइनस कंसिडर करते हुए हम टोटल को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय द लेंथ, तो यहाँ पे हमें हाइट के टर्म्स में मिल जाएगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर द मोस्ट फेमस और सबसे कॉमन है, बहुत यूज होता है ये पहला और ये तीसरा वाला। तो ये हाइट जो हमारा है, तो उसका इस रूट मीन स्क्वायर लेंगे। ये जैसे ये डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, h3 h4 माइनस h5 एंड h6 जो भी होगा उस हिसाब से करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई n। n मीन्स कितने नंबर आप ले रहे हो वैल्यूज, hn तक जा रहे हो तो hn की वैल्यू डिवाइड करोगे, तो आपको रूट मीन स्क्वायर से हमें रफनेस मिल जाती है। तो ये तीन तरीके थे जो रफनेस एवरेज मेजर करने के तरीके होते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, हाइट एवरेज और सेंटर लाइन एवरेज मेथड। अब आती है टॉपिक है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी मीन्स ईज ऑफ डूइंग मशीनिंग, ईज ऑफ मशीनिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ईज ऑफ मशीनिंग। आपने मशीनिंग जो की है कितनी ईजिली हो जा रही है, क्या क्या पैरामीटर्स हम डिसाइड कर रहे हैं कि बहुत ईजिली मशीनिंग हो जा रही है, दैट इज नोन एज ईज ऑफ मशीनिंग, ठीक है। तो इसको अगर हम सबसे सिंपल लैंग्वेज हम बोलेंगे ईज ऑफ मशीनिंग, ठीक। मशीनिंग कुछ भी हो सकती है, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग भी मशीनिंग हो सकती है, ड्रिलिंग भी मशीनिंग, ग्राइंडिंग भी हो सकती है हमारा, और टर्निंग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो उनको आप कितना ईजिली कर सकते हो, ईजिली करने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनको हम ज़्यादा और कम करने से हमारी रफनेस खराब हो रही है, हमारा टाइम टेकिंग हो जा रहा है या टूल वियर हो रहा है, तो उसको मिनिमाइज करना होता है। उसी चीज़ को, उसी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए अगर हम मिनिमाइज कर लेंगे तो हमारी मशीनेबिलिटी इंडेक्स बढ़ जाती है। तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम पे हम एक 20 मिनट्स का एक स्लॉट रखते हैं, उस स्लॉट में हम मशीनिंग करते हैं, फ्री कटिंग और फोर्सफुली कटिंग देखते हैं, और उस पर एक रेशियो से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मशीनेबिलिटी इंडेक्स क्या है। तो मशीनेबिलिटी इज अ सिस्टम प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट हाउ इज अ मटेरियल कैन बी मशीन, कितना आसानी से वो मशीन हो सकता है, मशीनिंग परफॉर्म कर रही है एट लो कॉस्ट। इकोनॉमिकल फैक्टर्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लो कॉस्ट पे करते हैं। ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कटिंग स्पीड, फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट, ये पैरामीटर्स हैं जो मशीनिंग के लिए हैं। मशीनिंग ऑपरेशंस क्या कर रहे हो आप, जैसे आप वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, उसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो,
लेकिन अगर आप सिंपल ड्रिलिंग कर रहे हो तो ड्रिलिंग में बहुत आपको वो सेफ्टी लेनी होती है, बाकी कोई ऐसा एडिशनल चीज़ें आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि ग्लव्स, ठीक है, आपको एप्रॉन या फिर आपको वो हेलमेट, ये सब चीज़ें नहीं है आपको वियर करनी पड़ेगी जैसे वेल्डिंग में करते हो। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट में मिनिमाइज़ कर देगा। वर्क पीस मटेरियल, जब भी हमें कोई मशीनिंग करना होता है तो हमारा कोशिश ये होता है कि हम ऐसे मटेरियल पे मशीनिंग करें, या हम वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे मटेरियल को चूज़ करें, सिलेक्शन करें कि जिन पे मशीनिंग ईजिली हो जाए, टूल का वियर मिनिमम से मिनिमम हो, टूल की जो हम मटेरियल होगा उसको हम ऐसा सेलेक्ट करें कि जिसमें वियरिंग प्रॉपर्टीज़ कम हो, क्योंकि वियरिंग होगी तो वो टूल हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, मशीन उतनी देर हमारे आइडल पोजीशन पे होगी और हमारा लेबर बेटर रहेगा, तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बढ़ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, टूल ज्योमेट्री और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो मशीनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मशीनेबिलिटी बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को डिसाइड करता है और जो टोटल प्रोडक्शन कास्ट है उसको भी एक तरह से ये अफेक्टेड करता है। थैंक यू। और ये जो है आज के टॉपिक्स के जितने भी हैं रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ से उठाए थे, जो डायग्राम्स हैं उन हमने यहाँ से उठाए थे। Thank you once again, and topic is over.